हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत एक तरफ सोर्सेज ऑफ फंड और एक तरफ एप्लीकेशन ऑफ फंड, दो भागों में बटा होता है ये। इसमें हम एक फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत किन किन स्रोतों से फंड प्राप्त हुआ और किन किन स्रोतों में फंड इन्वेस्ट हुआ, ये इससे क्लियर होता है, जिससे पता चल जाता है कि प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन जो फंड हमें मिला वो फंड हमने क्या किया, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से कैश की अवेलेबिलिटी नहीं है और हम नगद लाभांश बांटने की स्थिति में नहीं है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में सबसे जो महत्वपूर्ण टर्म है वो है फंड। सबसे पहली बात यह है कि फंड क्या है। फंड माने कोष। तो कोष शब्द का आशय यहाँ कार्यशील पूंजी से होता है। कोष शब्द का आशय कैसे होता है? कार्यशील पूंजी से, जिसे हम शुद्ध चालू संपत्तियां भी कहते हैं। तो कार्यशील पूंजी का मतलब, वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। चालू संपत्तियों में से चालू दायित्व तो हटाने के पश्चात जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और कोष शब्द का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल से। तो पहली बात तो ये कि फंड फ्लो स्टेटमेंट की आवश्यकता क्यों होती है। दूसरी बात, फंड फ्लो स्टेटमेंट में कौन से आइटम हमें शो करने होते हैं। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो आइटम हमें शो करने होते हैं वो कौन कौन से आइटम होंगे, किस आइटम को हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में शो करेंगे, इसके लिए एक चार्ट के माध्यम से हम इसको स्पष्ट करना चाहते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट में जैसे चालू संपत्तियां, चालू दायित्व, गैर चालू संपत्तियां, गैर चालू दायित्व। अब यहां ये देखिए कि अगर कोई भी चेंज चालू संपत्तियों में, कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा है, डबल एंट्री सिस्टम होता है, हर एंट्री दो जगह इफेक्ट करती है। तो अगर कोई भी लेन देन, कोई भी ट्रांजैक्शन चालू संपत्तियों को और गैर चालू संपत्तियों को प्रभावित करता है, तो ऐसी स्थिति में कोष का बहाव हुआ, फंड का फ्लो हुआ, वो ट्रांजैक्शन फंड फ्लो स्टेटमेंट में आएगा। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन एक तरफ चालू दायित्व को और दूसरी तरफ गैर चालू दायित्वों को, माने एक तरफ करंट लायबिलिटीज को, दूसरी तरफ नॉन करंट लायबिलिटीज को इफेक्ट करता है, तो हम मानते हैं फंड का फ्लो हुआ और उस ट्रांजैक्शन को हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट में शो करना होता है। इसी तरह से अगर कोई भी ट्रांजैक्शन एक तरफ करंट लायबिलिटी को, दूसरी तरफ नॉन करंट एसेट्स को इफेक्ट करता है, तो फंड का फ्लो हुआ, उसे हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में शो करेंगे। इसी तरह से अगर कोई करंट एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटीज को इफेक्ट करता है, तो फंड का फ्लो हुआ, उसे हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में शो करेंगे। अब सवाल उठता है कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस होंगे जो फंड फ्लो स्टेटमेंट में शो नहीं किए जाएंगे। केवल दो प्रकार के ट्रांजैक्शन। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करंट और करंट में चेंज करता है, चालू संपत्तियां और चालू दायित्व, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में अगर इफेक्ट करता है, तो उसे हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में शो नहीं करते हैं। इसी तरह से अगर गैर चालू संपत्तियां माने नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटीज को इफेक्ट करता है, तो उसे हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में शो नहीं करेंगे। तो इस चार्ट के माध्यम से ये बहुत क्लियर है कि कौन कौन सी चीजें फंड फ्लो स्टेटमेंट में शो होंगी और कौन कौन सी फंड फ्लो स्टेटमेंट में शो नहीं होंगी। फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहला काम होता है शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाना। फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए हमें कई चीजें बनानी होती हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट से पहले हमें शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनानी होती है। इसके अलावा फंड फ्रॉम ऑपरेशन का स्टेटमेंट बनाना होता है और उसके बाद हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल किस प्रारूप में होती है। ये शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट है। किस तरह से पार्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज और डिक्रीज। सबसे पहले हम करंट एसेट्स हेडिंग डालते हैं। जितनी भी करंट एसेट्स क्वेश्चन में दी होंगी वो हम यहाँ नोट करेंगे। प्रीवियस ईयर का अमाउंट इस कॉलम में लिखते जाएंगे और करंट ईयर का अमाउंट इस कॉलम में लिखते जाएंगे। अगर प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में कोई भी करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है, तो जितनी अमाउंट से इंक्रीज हो रही है
मान लीजिए यहाँ 10,000 है और यहाँ 15,000 है, तो 5,000 से इंक्रीज हुई, 5,000 इंक्रीज के कॉलम में लिखे जाएंगे। कोई भी करंट एसेट्स प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में कम हो रही है, अगर 2,000 से कम हो रही है तो 2,000 रुपए डिक्रीज के कॉलम में लिखे जाएंगे। इस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज डिसाइड करेंगे। प्रीवियस ईयर की करंट एसेट्स का टोटल यहाँ लगाएंगे, करंट ईयर की करंट एसेट्स का टोटल यहाँ लगाएंगे, और उसके बाद फिर हम करंट लायबिलिटी शो करेंगे। करंट लायबिलिटीज में सारी करंट लायबिलिटी, प्रीवियस ईयर की करंट लायबिलिटी यहाँ लिखेंगे लाइन से, और करंट ईयर की करंट लायबिलिटी यहाँ लिखेंगे। करंट लायबिलिटीज में अगर प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन में कोई भी करंट लायबिलिटी अगर कम हो जाती है, यहाँ करंट लायबिलिटीज 15,000, यहाँ करंट लायबिलिटी 10,000, 5,000 कम हो गई तो 5,000 इंक्रीज के कॉलम में लिखी जाएगी। और अगर करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो डिक्रीज के कॉलम में लिखी जाएगी। करंट लायबिलिटीज का टोटल लगाएंगे, प्रीवियस ईयर की करंट लायबिलिटी का टोटल यहाँ लगेगा और करंट ईयर की करंट लायबिलिटी का टोटल यहाँ लगेगा। अब हमें निकालना वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होगा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो प्रीवियस ईयर की करंट एसेट्स की टोटल में से प्रीवियस ईयर की करंट लायबिलिटी का टोटल माइनस करेंगे, माइनस के बाद जो रकम आएगी वो यहाँ लिखेंगे। इसी तरह से करंट ईयर की करंट एसेट्स का टोटल माइनस करंट ईयर की करंट लायबिलिटी का टोटल माइनस कर देंगे, जो आएगा वो वर्किंग कैपिटल यहाँ लिखेंगे। अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर की वर्किंग कैपिटल और करंट ईयर की वर्किंग कैपिटल। इस प्रीवियस की वर्किंग कैपिटल से अगर करंट ईयर की वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है तो जितना इंक्रीज हो रहा है वो अमाउंट यहाँ लिखेंगे और उसके सामने लिखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और दोनों साइड का टोटल लगा देंगे, टोटल बराबर हो जाएगा। और इसी तरह से जितनी इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है उसे हम यहाँ डिक्रीज वाले कॉलम में लिखेंगे और उसके सामने लिखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और इसका टोटल दोनों साइड का लगा देंगे। इस तरह से हम शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल तैयार करेंगे। जब हम शेड्यूल ऑफ वर्क चेंज इन वर्किंग कैपिटल का ये प्रोफॉर्मा पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा, अब एक एग्जांपल के माध्यम से हमें डिसाइड करेंगे कि किस तरह से हमें शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल तैयार करनी है। जैसे ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर ए शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। एक बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर 2013 और करंट ईयर 2014, पर्टिकुलर्स में एसेट्स दी हुई है और लायबिलिटीज दी हुई है। अब इन एसेट्स और लायबिलिटीज की मदद से हम तैयार करेंगे। और देखिए सबसे पहले हमें एसेट्स में ये छांटना होगा कि करंट एसेट्स कौन कौन से। अगर करंट एसेट्स का हेडिंग पड़ा हुआ है तो आपके लिए इजी हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं पड़ा है तो आपको छांटना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा। जैसे कैश इन हैंड करंट एसेट्स है, कैश एट बैंक करंट एसेट्स है, बुक डेट करंट एसेट्स है, इन्वेंट्री करंट एसेट्स है, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंसिव करंट एसेट्स है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स है, एक्रूड इंटरेस्ट करंट एसेट्स है, बिल्डिंग करंट एसेट्स नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी करंट एसेट्स नहीं है। तो इन बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को छोड़कर ये ऊपर के जितने आइटम है वो शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स में लिखे जाएंगे और प्रीवियस ईयर में अमाउंट ये लिखे जाएंगे, करंट ईयर में अमाउंट ये लिखे जाएंगे। इसी तरह से करंट लायबिलिटी शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में करंट लायबिलिटी होती है तो हमें करंट लायबिलिटी छांटनी पड़ेगी। अकाउंट्स पेबल देखिए करंट लायबिलिटी है, नोट्स पेबल करंट लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर बैड डेट ये करंट लायबिलिटी है। शेयर कैपिटल करंट लायबिलिटी नहीं है, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में नहीं लिखना, डिवेंचर नहीं है इसको भी नहीं लिखना और मॉर्गेज लोन नहीं है इसको भी नहीं लिखना। तो कौन कौन से करंट एसेट्स हैं और कौन कौन सी करंट लायबिलिटी है, जब ये हम छांट लेंगे तो उनको हम शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में लिखेंगे। और शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में लिखने के लिए देखिए किस तरह से जो प्रोफॉर्मा है, इस प्रोफॉर्मे को हमने अभी इससे पहले समझा था। अब हम इसमें जो अमाउंट है वो लिखेंगे। क्वेश्चन में जो अमाउंट दिए हुए थे करंट एसेट्स, हेडिंग डाला पहले हमने करंट एसेट्स में सबसे पहले कैश इन हैंड। कैश इन हैंड प्रीवियस ईयर का 5,000 था, प्रीवियस ईयर में लिख दिया 2013 में, 2014 का 7,000 था, 7,000 लिख दिया। अब ये देखिए प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में जो कैश इन हैंड है वो 2,000 रुपए से इंक्रीज हो गया तो इसे इंक्रीज के कॉलम में 2,000 लिख देंगे। इसके अलावा बुक डेट्स 12,000 है, फिर 11,000 है, बुक डेट्स कम हो गए, करंट एसेट्स कम हो रही हैं कितने रुपए से 1,000 से, 1,000 डिक्रीज के कॉलम में। कैश एट बैंक 7,000 और 9,000 कितना बढ़ गया 2,000 इंक्रीज के कॉलम में।
इसके बाद इन्वेंट्री कम हो गई 1000 से, डिक्रीज के कॉलम में। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल 500 रुपए से कम हो गए, डिक्रीज के कॉलम में। इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस 100 रुपए से बढ़ गए, इंक्रीज के कॉलम में। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 3000 रुपए से बढ़ गए, इंक्रीज में लिखेंगे। और एक्रूड इंटरेस्ट 400 रुपए से कम हो गई, डिक्रीज के कॉलम में लिखेंगे। इंक्रीज और डिक्रीज किस तरह से हमें डिसाइड करना है। इसके बाद प्रीवियस ईयर की करंट एसेट्स का टोटल लगाया आपने, टोटल करंट एसेट्स 36,200, करंट ईयर की करंट एसेट्स का टोटल लगाया, टोटल आ गया 40,400। इसके बाद हम करंट लायबिलिटी नोट करेंगे। क्वेश्चन में से केवल करंट लायबिलिटी आपको यहाँ लिखनी है। तो करंट लायबिलिटीज में देखिए, सबसे पहले हमने अकाउंट्स पेबल 8,000 और 6,000, ये करंट लायबिलिटी कम हो गई। करंट लायबिलिटी अगर जितनी कम होगी उसे इंक्रीज के कॉलम में लिखा जाएगा। 8,000 और 6,000 2,000 कम हो गए, 2,000 इंक्रीज में लिख दिए। नोट्स पेबल 3,000 और 2,000 1,000 कम हो गए, 1,000 इंक्रीज के कॉलम में लिखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट 4,000 और 3,000 1,000 कम हो गया, इसको हमने इंक्रीज में लिख दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम हो गए तो ये इंक्रीज के कॉलम में। प्रोविजन फॉर बैड डेट बढ़ गए, डिक्रीज के कॉलम में। करंट लायबिलिटीज का टोटल लगा दिया। अब इसके बाद सबसे पहला काम है कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ प्रीवियस ईयर में 36,200 में से 15,800 माइनस करेंगे। 36,200 में से 15,800 माइनस किए, वर्किंग कैपिटल 20,400 आ गई। 40,400 में से 11,900 माइनस किए, 28,500 वर्किंग कैपिटल आ गई। पहले साल की वर्किंग कैपिटल 20,400, दूसरे साल की वर्किंग कैपिटल 28,500। वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है? 8,100 रुपए। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल पहले कॉलम में लिख दें। यहाँ अमाउंट कम है तो इंक्रीज वर्किंग कैपिटल यहाँ रखा जाएगा, दोनों का टोटल बराबर हो गया। अब जो इंक्रीज वर्किंग कैपिटल जो हमने कैलकुलेट कर लिया 8,100 रुपए, तो इंक्रीज के कॉलम में नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे डिक्रीज के कॉलम में। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 8,100 और ये इंक्रीज डिक्रीज दोनों का टोटल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 11,200 11,200। इस तरह से हम इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल डिसाइड करेंगे। तो किस तरह से हमें इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल तैयार करना है। और इसमें से क्वेश्चन में से देखिए, रकबा केवल आपको वहां लिखनी है और इसको लिखने के बाद शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल हमें तैयार करना है। तो कहने का मतलब ये है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप क्या है? शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल तैयार करना। अब अगले लेक्चर में हम आपको प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन या फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैसे तैयार करेंगे, ये अगले वीडियो में आएगा। आप अगर पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि ये आपके बेनिफिशियल है तो आप इसे लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।